जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम में अगर सम्मिलित होने जा रहे हैं तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल और बेहतरीन होगा। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए जो है आज मॉडर्न हिस्ट्री का जो 2 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आज क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर के बारे में जानेंगे और जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ब्रिटिश प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियों के बारे में। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी का है उनको कवर करेंगे। दोस्त, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी है इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने भी देखा होगा कि जो है इस बुक से काफ़ी सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए एक क्रम के साथ मैंने इसको जो है पूरी मैं आप सभी को कवर कराने वाला हूँ इस बुक को। तो आप लोग सभी वीडियो को धैर्य के साथ देखते रहिएगा, आप लोग को धीरे धीरे मैं पूरी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 2 का वीडियो है, इनको शुरू करते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन है कि जो सिख साम्राज्य है इसके संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा राजा रणजीत सिंह को माना जाता है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अगला है महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो ये शुकरचकिया मिसल है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि राजा रणजीत सिंह जो था किस मिसल से संबंधित थे। तो ये शुकरचकिया मिसल थे। अगला है महाराजा रणजीत सिंह राज की राजधानी कहाँ थी। इंपॉर्टेंस है, याद रखेंगे, ये लाहौर जो थी इसकी राजधानी थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। याद रखेंगे कि जो महाराजा रणजीत सिंह था वो कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट अगला है कि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को कौन सी संधि होती है। तो ये अमृतसर की संधि होती है और किसके मध्य हुआ था। तो ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य ये संधि होती है, याद रखना। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन दिया हुआ है कि जो महाराजा रणजीत सिंह था एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैसा शासक था। तो धर्मनिरपेक्ष शासक था। इन्होंने अपना एक कथन दिया था जिसमें बताया है कि जो ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों की एक समान निगाहों से देखूं, इसीलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये कथन किसका है। तो ये महाराजा रणजीत सिंह के कथन है। इसको हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम में हो सकता है कि ये कथन देके पूछ लेगा कि किसका कथन है। अगला क्वेश्चन है कि 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। याद रखेंगे 1845 के जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध थे इसके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लाहौर संधि के तहत 1846 ईस्वी में समाप्त हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन है कि जो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो खड़क सिंह उत्तराधिकारी हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, इस संधि दिया हुआ है और इसकी वर्ष दिया हुआ है। एग्जाम में इसको मिलान के लिए देता है कि कौन सा संधि किस वर्ष हुआ था। तो 4 देकर के मिलान करने के लिए देगा। इसको अगर हम जान लेंगे तो अच्छी तरीके से वहाँ एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पुरंदर की संधि है तो ये 1665 ईस्वी में होता है। बड़गांव की संधि कब होता है 1779 ईस्वी में। सालबाई की संधि कब होता है 1782 में होता है। 22 से याद रखिएगा 82 1782। देवगांव की संधि कब होता है 1803। और सुरजी अर्जुन गांव, यहाँ देखिए दोनों में गांव लगा हुआ है, इसको दोनों को याद रखेगा 1803 ईस्वी। इसी तरह पूना का संधि कब होता है 1817 में। और लाहौर की संधि कब होती है तो ये 1806 याद करेंगे एक बार फिर से। जैसे पुरंदर की संधि 1665, बड़गांव की संधि है 1799, सालबाई की संधि 22 से बस याद रखेगा 82 यानी 1782। देवगांव और सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है 1803 को याद करेंगे। और पूना की संधि जो है 1817 ईस्वी और लाहौर की संधि 1806, इसको याद कर लेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अमृतसर की संधि हम देख चुके हैं 1809 ईस्वी को 25 अप्रैल को होती है। अगला है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये डलहौजी की कार्यकाल में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे 1848 से लेकर के 58 तक रहता है डलहौजी, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था। तो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड गॉफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड गॉफ के द्वारा। नेक्स्ट अगला है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। दिलीप सिंह था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे, इसको हम याद रखेंगे। अगला है वर्ष 1849 ईस्वी में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये डलहौजी थे, आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राज्य मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो हैदर अली के द्वारा किया गया है। यहाँ पे कुछ जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर हम देख लेते हैं। जिससे अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 17 से 67 से 69 के बीच होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। इसके अगर शासक की बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में शासक हैदर अली था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के शासक कौन थे? मैसूर के शासक हैदर अली था। यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में शासक की बात करें तो कौन था? टीपू सुल्तान। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? टीपू सुल्तान। जैसे ऊपर के 2 युद्ध में हैदर अली और नीचे के 2 युद्ध में कौन है? टीपू सुल्तान को याद करेंगे। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये वारलेस था। कौन था? वारलेस था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 होता है, बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 होता है, इसमें बंगाल का गवर्नर कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था, इसको हम याद करेंगे। उसी तरह पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होता है? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये मैसूर की सहायक संधि के तहत समाप्त हो जाता है, याद रखेंगे। इसकी अगर विशेष पॉइंट की बात करें तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ था। तो इस युद्ध में जो है अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ था, यानी कि हैदर अली की प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जीत हो जाती है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसका बेटा जो टीपू सुल्तान है वो युद्ध का नेतृत्व करता है। और टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर होती है कब? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है और पुनः मैसूर में जो है एक वाडियार वंश की स्थापना हो जाती है और वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि अंग्रेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो मैसूर में किस वंश की स्थापना होती है? तो वाडियार वंश। और यही वाडियार वंश के साथ जो है अंग्रेज सहायक संधि के तहत उसमें मैसूर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो इम्पोर्टेंस एक पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट्स है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकामा ने नेपोलियन से किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो महाराजा रंजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन से किसके द्वारा किया गया है? तो विक्टर जाकामा के द्वारा किया गया है। अगला है अंग्रेज का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब से प्रारंभ होता है? तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि यह इलाहाबाद की संधि के तहत जो इलाहाबाद की 2 संधि होती है, एक 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 और इसी संधि के तहत राजनीतिक नियंत्रण में आ जाता है भारत, याद रखेंगे। अगला है कि बंगाल में जो द्वैत शासन है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन जो बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किसने किया था?
तो ये वॉरेन हेस्टिंग क्या था, यहाँ पे है कि 1772 ईस्वी में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। ये वॉरेन हेस्टिंग, जो यही वॉरेन हेस्टिंग्स है जिसके समय में 1774 में कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और इसीलिए इसे न्याय के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, न्याय के। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को। और यही जो वॉरेन हेस्टिंग है रिंग फेंस की नीति से रिलेटेड है, याद रखेंगे। अगला है कि वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होता है, 1774। किसके कार्यकाल में, तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर एलिजार्ड एम्पे थे। याद रखेंगे कौन थे, सर एलिजार्ड एम्पे थे, याद रखना है। अगला है कि भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को, क्योंकि कॉर्नवालिस के ही प्रयास से 1793 ईस्वी में एक कोड, कॉर्नवालिस कोड जारी किया जाता है और इसीलिए पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है वो कॉर्नवालिस को ही माना जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन है कि 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था, तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर को। किसे, सत्येंद्रनाथ टैगोर को हम याद करेंगे। यहाँ पे कुछ आयोग के बारे में दिया गया है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ली आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में ली आयोग इम्पोर्टेंट है। इसी तरह याद रख लेंगे कि इस लिंकन आयोग का स्थापना 1952 का है और जो है चीसन आयोग जो था 1886, ये लोक सेवा आयोग संबंधित आयोग है और इसकी स्थापना डफरिन के काल में होती है। इसकी स्थापना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में और 1923 वाला लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था, तो वो 1923 के ली आयोग के सिफारिश पे किया गया था। अगला है कि जो भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला है कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा, वेलेजली के द्वारा किया गया था। और सहायक संधि क्या था, तो सहायक संधि था कि जो क्षेत्र अंग्रेज के जो खर्च में थे वो उसके बाद जैसे शासक था तो वो उस पे जैसे उसको पुत्र नहीं था तो वो किसी दूसरे को गोद में नहीं लेंगे, यही सहायक संधि था। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे बताया गया है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम चिकन किलीज खान जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार करता है। इसी तरह जो दिया गया है व्यक्तिगत सिद्धांत जो था या राज्य हड़प नीति था, तो ये क्या था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। इसमें यहाँ बताया गया है कि जो राज्य हड़प नीति में कहा गया था कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेज के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, वही बात लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को अधिग्रहण किया था, तो ये ऑट्रम की रिपोर्ट के तहत अवध को 1756 ईस्वी में इसे क्या किया था, तो अधिग्रहण 1856 को दोस्त याद रखेंगे। यहाँ पे दिया है कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य, जैसे सतारा को कब हड़पा गया था, तो इम्पोर्टेंस है, सतारा को 1848 ईस्वी में। इसी तरह सतारा के बाद जो है जैतपुर है 1849 है, संबलपुर है 1849, बालघाट है 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 है। इसी तरह अवध को जो है 1856 ईस्वी में हड़पा गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे कुशासन के यानी कि राज्य हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा गया था, कि सभी को आपको याद रखना है। जैसे कि
सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, बालाघाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है, अवध है। ये सभी जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर हड़पा गया था। तो आप लोग इस सभी को याद रखेंगे, इसका डेट भी याद रखेंगे, मिलान के लिए एग्जाम में देता है। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि ये सभी डेट अच्छी तरीके से याद कर लेंगे या स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो आप लोग को दिया है कि जो चतुराई पूर्ण निश्चयकर्ता की नीति किससे संबंधित है, तो ये जॉन लॉरेंस से रिलेटेड है। अगला है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त हो गया था। ये लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि 1861 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था, तो 1861 ईस्वी में जो था वो था कैनिंग। आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो जो दिया है कि राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि कब दिया गया था, तो 1876 को हम याद रखेंगे। अगला है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था, तो स्ट्रेची आयोग जो 1880 ईस्वी में बना था और ये भारत का पहला अकाल आयोग था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के प्रथम अकाल आयोग कौन था, तो स्ट्रेची आयोग जो 1880 में गठित हुआ था और ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। इससे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, रिपन को। और इसी रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद इस रिपन से एक और पॉइंट है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको रद्द किसने किया था, रिपन ने। लेकिन इसको लाया कौन था, तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था कौन लाया था, ये लिटन के द्वारा लाया गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ जैसे ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार, तो जैसे नेपाल पर कब अधिकार किया था, तो 1816 के सुगौली संधि के तहत सिंध के क्षेत्र पर 1843 में, भूटान के क्षेत्र पर 1865 में और बर्मा के क्षेत्र पर 1885 ईस्वी में अधिकार किया था। नेपाल को कब, 1816, सिंध को 1843, भूटान को 1865 और बर्मा को 1885 को हम याद करेंगे। और आप लोग इसमें जैसे कि 1884 से लेकर के 88 तक कौन रहता है, तो लॉर्ड डफरिन रहता है। ये तो इस समय डफरिन ही कौन था, वायसराय था। और इसी के समय कांग्रेस की स्थापना होती है, आप लोग जानते होंगे 1885 में ही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आप सभी को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो दोस्त कैसा रहा ये वीडियो, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल था। तो दोस्त थैंक यू।